हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर स्टडी क्लासेस। दिस इज़ योर टॉप 10 MCQ सीरीज फॉर PGT कॉमर्स. टुडेज टॉपिक इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Before starting the questions, these are our ever study courses for PGT Commerce, DSSP PGT Commerce, UP PGT TGT Commerce, HPSC PGT Commerce. If you want to enroll in these courses, you can check the website www.everstudy.co.in. Question number 1. The term marshalling of assets and liabilities refers to marshalling of assets and liabilities की जो टर्म है उसका क्या मीनिंग है। सी, जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बैलेंस शीट में हमारी दो साइड्स होती हैं, एक तरफ आपकी लाइबिलिटीज़ होती है, एक तरफ आपके एसेट्स होते हैं। सो लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को किसके बेसिस पे अरेंज किया जाए, वेदर इसको इन दोनों को लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को लिक्विडिटी के बेसिस पे अरेंज किया जाए या फिर परमानेंस के ऑर्डर में अरेंज किया जाए, तो ये ऑर्डर को डिसाइड करना क्या कहलाता है, marshalling of assets and liabilities. So option number B, arranging assets and liabilities either in the order of liquidity or permanence. So option number B is the correct answer. Question number 2. Which of the following statement is correct regarding the preparation of a trading account? So trading account के रिगार्डिंग जब हम प्रिपेयर करते हैं तो उसके रिगार्डिंग इनमें से ये 4 स्टेटमेंट्स है, इनमें से कौन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए, ऑल एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. सो दिस इज रॉन्ग. एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड नहीं किए जाते ट्रेडिंग अकाउंट के, बल्कि डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, सो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। ऑप्शन बी, ग्रोस प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय सब्ट्रैक्टिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस फ्रॉम द नेट सेल. यस, ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रॉस प्रॉफिट को डिटरमाइन करते हैं। कैसे डिटरमाइन करते हैं, जब हम नेट सेल से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस को। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर सी, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. सो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर एडिड टू द ग्रॉस प्रॉफिट टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट. सो ग्रॉस प्रॉफिट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड होंगे, नहीं लेस होंगे, ऐड नहीं होंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड विद योर profit and loss account, it is not related with the trading account, right? So option number B is the correct answer. Question number 3, deferred revenue expenditure is usually. So आपका deferred revenue expenditure क्या होता है? deferred revenue expenditure क्या रेफ़र करता है? ये रेफ़र करता है कि जब मनी ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड में स्पेंड किया जाता है इस इंटेंशन के साथ कि इसका जो रेवेन्यू है या बेनिफिट है फ्यूचर के अकाउंटिंग पीरियड में क्रिएट होगा। ठीक है, सो वो आपका होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसके एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्टार्टअप कॉस्ट आपकी हो गई, राइट, आपका हो गया द परचेज ऑफ अ न्यू प्लांट या फैसिलिटी, रीलोकेशन कॉस्ट एंड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस. ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के. ठीक है, सो ऑप्शन बी, स्प्रेड ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड्स. ठीक है, एक साल में वन अकाउंटिंग पीरियड में इसका आपका पूरा खर्चा आ जाता है, एक्सपेंडिचर आ जाता है, लेकिन जो इसका रेवेन्यू होता है वो हर साल आता रहता है. ठीक है, इन द फ्यूचर अकाउंटिंग पीरियड द रेवेन्यू generated. So option number B. Question number 4, the distinction between capital and revenue expenditure is important because. So capital और revenue expenditure को distinct करना बहुत important होता है, क्यों? ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि capital expenditure क्या होता है and revenue expenditure क्या होता है. So रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ये ऑन गोइंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस अकर करती है अपने डेली ऑपरेशंस को मेंटेन करने के लिए. ठीक है, टू जनरेट रेवेन्यू. फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ एसेट्स, सेलिंग कॉस्ट, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, रेंट पे करना, प्रॉपर्टी रेंट पे करना, यूटिलिटी बिल्स हो गई, ऑफिस सप्लाइज एंड कंज्यूमेबल्स. सो दीज आर योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट.
और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये वन टाइम और लार्ज परचेजेस ऑफ एसेट्स होते हैं जो बिजनेस एक्वायर करता है या अपग्रेड करता है, ठीक है, और फिजिकल एसेट्स को परचेज करता है। इसका गोल क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट्स को क्रिएट करना ताकि रेवेन्यू और प्रोडक्टिविटी को ओवर टाइम इंक्रीज किया जा सके, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हो सकता है प्रॉपर्टी परचेज करना, मेकिंग स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट लाइक एडिंग एन एक्सटेंशन और कन्वर्टिंग अ लॉफ्ट, ठीक है। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों है इनको डिस्टिंक्ट करना कि ये रेवेन्यू कैपिटल ही है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ताकि हम एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन कर सके, बिकॉज इट इंश्योर्स एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस डिटर्मिनेशन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। Question number 5, what is the purpose of making adjustments in financial statements? So financial statements में जो adjustment की जाती है उसका purpose क्या होता है? Option A, to avoid paying taxes, no. Option B, to reflect the true profit or loss and the financial position of the business, yes. बिजनेस की ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट की जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट जर्नल एंट्री इज रिकॉर्डेड टू अकाउंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए कौन सी जर्नल एंट्री पास होती है? सी एक्सपेंसेस अकाउंट debit to outstanding expenses. Option number A. Question number 7, when closing stock is recorded, which of the following is the correct journal entry? जब closing stock रिकॉर्ड किया जाता है तो करेक्ट जर्नल एंट्री क्या होती है? सी, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आपका क्लोजिंग स्टॉक आता है, ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या बन जाएगी? क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्यों की जाती है? टू रिफ्लेक्ट द अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होता है वो कैसे रिकॉर्ड की जाती है? सो आपकी इनकम रिसीव इन एडवांस मीन्स हमें इनकम पहले ही रिसीव हो चुकी है लेकिन हमें सर्विसेज या प्रोडक्ट को डिलीवर करना बाकी है, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? एक लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द करेक्ट एंट्री फॉर रिकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करने की करेक्ट एंट्री क्या है? सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट होता है, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट क्या होगा? कैपिटल अकाउंट। सो इंटरेस्ट ऑन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑन द ओनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। सो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए, वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर्स। सो फैक्ट्री वर्कर्स आर रिलेटेड विद द प्रोडक्शन, सो this is a direct expense. Option B, carriage inwards are also direct expense. And option number C, factory rent is also direct expense. Option number D, office salaries are not directly related with the
production, so office salary is not a direct expense. Option number D is the correct answer. So this is your homework question now. Read the question carefully, read the options carefully, and do let me know the answer in the comment section below. सो थैंक यू फॉर टुडे. बने रहिए एवर स्टडी की क्लासेस के साथ और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए. थैंक यू सो मच.